नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन कराई जा रही है। पेपर 2 में हम साइकोलॉजी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है। आपको बताई होगा कि आपको पेपर 2 में भी रिसर्च के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो है शोध के प्रकार हैं। जो आपने शोध के प्रकार उद्देश्य के आधार पर देखे, उसके बाद आपने शोध के प्रकार और भी देखे थे। और आज हम देखने वाले हैं चरों के नियंत्रण की दृष्टि से शोध के प्रकार देखने वाले हैं। तो टॉपिक पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल पर डाली जाती है तो उसकी अपडेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का ही हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड का, और हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि शोध के प्रकार के बारे में देख रहे थे। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देती हूँ कि शोध के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनके बारे में आपने उद्देश्य की दृष्टि से देखा था कि मौलिक शोध जिसे हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, व्यवहारिक शोध जिसे हम एप्लाइड रिसर्च कहते हैं। मौलिक शोध के भी दो प्रकार, सैद्धांतिक यानी कि थियोरेटिकल रिसर्च, और विद्यात्मक शोध यानी कि मैथडोलॉजिकल रिसर्च। ओके। और व्यवहारिक शोध के यानी कि अप्लाइड रिसर्च के भी आपने दो पार्ट देखे थे, प्रौद्योगिकी शोध यानी कि टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, और दूसरा आपने देखा था क्रियात्मक शोध जिसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। उसके बाद आपने देखा था कि समय की दृष्टि से भी जो शोध के प्रकार पढ़ते हैं उसके बारे में आपने देखा था, जिसमें आपने देखा था अनुप्रस्थ शोध यानी कि क्रॉस सेक्शनल रिसर्च के बारे में आपने देखा था, अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च के बारे में आपने देखा था, और प्रारूपिक शोध यानी कि ट्रेंड एनालिसिस रिसर्च के बारे में भी आपने देखा था। अब आज हम देखने वाले हैं दोस्तों चरों पर नियंत्रण की दृष्टि से जो शोध के प्रकार पड़ते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चरों पर नियंत्रण की दृष्टि से कितने प्रकार पड़ते हैं। तो प्रायोगिक शोध जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, उसके बाद वर्णनात्मक शोध जिसे हम डिस्क्रिप्शन रिसर्च कहते हैं, और उसके बाद है यहाँ पर सैद्धांतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक आएगा। ओके, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक शोध जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, और उसके बाद है दार्शनिक शोध जिसको हम कहते हैं फिलोसॉफिकल रिसर्च। ओके। आप देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो रिसर्च है, तो डिस्क्रिप्शनल रिसर्च के भी 4 पार्ट पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उसमें यहाँ पर आप देखिए तो क्षेत्र अध्ययन शोध यानी कि एरिया स्टडी रिसर्च, उसके बाद व्यक्ति शोध केस स्टडी, सर्वेक्षण शोध तो सर्वे रिसर्च, और कार्योत्तर शोध जिसे हम घटनोत्तर शोध भी कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके। तो आज हम इन सभी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। देखिए, चरों के नियंत्रण के आधार पर शोध के जो प्रकार है मैंने आपको बताए। प्रायोगिक शोध जिसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और दार्शनिक शोध। अब देखिए, वर्णनात्मक के भी 4 पार्ट पड़ते हैं, उसके भी 4 प्रकार हैं। तो एक है क्षेत्र अभ्यास, सर्वेक्षण, व्यक्ति इतिहास और कार्योत्तर शोध। ओके, ये आपको याद रखने। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती कि चर आखिर है क्या। आपके दिमाग में आएगा कि चर है क्या आखिर। तो चर के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते। ओके। तो चर के लिए एक अंग्रेजी वर्ड है, वो है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। ओके, वेरिएबल। आप बारे में आपने देखा होगा कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल के बारे में आपको पता, आप जब भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में आप क्या करते हैं, किसी समस्या को ढूंढते हैं, यानी कि आपके रिसर्च का कोई टॉपिक ढूंढते हैं। ओके।
तो जब भी आप रिसर्च का जो टॉपिक ढूंढते हो तो आपके टॉपिक में दो या दो से अधिक चर दिखने को मिलते हैं। ओके, 2 या 2 से अधिक चर देखने को मिलते हैं, यानी कि हमारा जो रिसर्च है वो बिना चर के कभी भी कोई भी रिसर्च बनता नहीं। ओके, कोई भी रिसर्च है तो उसमें कम से कम 2 चर तो होंगे ही होंगे। ओके, तो यहाँ पर चर का मतलब होता है जो चलता है, यानी कि जो चलता है उसे हम चर कहते हैं, जिसकी इफेक्ट होती है, जिस पर इफेक्ट होती है। देखिए, यहाँ पर चर के भी प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ कि जिसकी इफेक्ट होती है, ओके, इफेक्ट होती है, तो जिसकी इफेक्ट होती है वो हमारा स्वतंत्र चर होता है। ओके, स्वतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर को हम क्या बोलेंगे? तो स्वतंत्र चर को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जिस पर असर होती है, देखिए, जिस पर असर होती है, असर यानी कि इफेक्ट होती है, तो जिस पर असर होती है, जिस पर इफेक्ट होती है, उसे हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब क्या होता है, ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी कि स्वतंत्र चर बहुत सारे होते हैं। अब उनमें से आपको कुछ की ही इफेक्ट जाननी है। मान लीजिए कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और आपको ये देखना है कि कक्षा में टीचर किस तरीके का पढ़ा रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है उनका टीचिंग कैसा है, यानी कि कितना प्रभावी है। तो उसके बारे में जब आपको देखना है तो आपने देखा कि क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे थे तो बच्चे आराम से उसे सुन रहे थे, टीचर की बात को सुन रहे थे, समझ रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है कि बाहर यहाँ पर रोड पर से गाड़ी गुजरती है और वो हॉर्न बजाती। ओके, हॉर्न बजाती। अब वो हॉर्न की आवाज़ यहाँ पर पड़ती है, तो क्या होता है कि बच्चे जो टीचर पढ़ा रहे थे उन पर ध्यान हटकर क्या कहाँ पर चले जाएगा, उनका ध्यान हटकर यहाँ पर हॉर्न पर चला जाएगा। तो ये क्या हुआ कि टीचर तो पढ़ा तो रहे थे अच्छा ही, अपना टीचिंग तो अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन वो आवाज़ जो बाहर से आई उन्होंने बच्चों को डिस्टर्ब कर दी, यानी कि बच्चे की टीचिंग पर इफ़ेक्ट कर दिया। तो जो टीचर जो टीचिंग करा रहे थे तो वो टीचिंग हमारा स्वतंत्र चल था, यानी कि वो था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ओके, लेकिन बाहर से भी कुछ आवाज़ आई, तो बाहर से जो आवाज़ आई वो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है। अब दोनों की इफ़ेक्ट होती है, टीचर ने टीचिंग कराए उसकी भी इफ़ेक्ट होती है और वो वॉल्यूम आता है उसकी भी इफ़ेक्ट होती है। अब आपको जाननी किसकी इफ़ेक्ट थी? तो आपको जानना था कि टीचर का टीचिंग कैसा है। ओके, तो आपको इस चर के बारे में जानना था, इस चर की इफ़ेक्ट के बारे में जानना था, लेकिन साथ में आपको वॉल्यूम की इफ़ेक्ट भी वहाँ पर दिखने को मिली। तो आप क्या करोगे, आप जो क्लासरूम होगा तो उसके दरवाजे बंद कर देंगे या फिर बारियां बंद कर देंगे, खिड़कियां बंद कर देंगे, दरवाजे बंद कर देंगे, ताकि बाहर की आवाज़ अंदर तक ना आ सके और बच्चों को वहाँ बाहर की आवाज़ डिस्टर्ब ना कर सके। तो ये क्या हुआ, आपने क्या किया, जो बाहर से आने वाली आवाज़ थी उस पर आपने क्या कर दिया, नियंत्रण कर दिया, यानी कि आपने क्या कर दिया, कंट्रोलिंग कर दिया। ओके, कंट्रोल्ड कर दिया, उन जो आवाज़ आ रही थी उसे आपने कंट्रोल कर दिया, यानी कि उन वेरिएबल पर आपने नियंत्रण रख दिया। तो यही हमारा चर होते हैं। तो इसी तरीके के चर, बिना चर के कोई भी रिसर्च नहीं होता। ओके, ये बात आपको याद रखनी। तो चर में कुछ चर ऐसे होते हैं जिस पर हम नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन कुछ चर ऐसे भी होती है जिस पर हम नियंत्रण नहीं रख पाते। मान लीजिए वो टीचर कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बाहर से कोई बारात जा रही है और बारात में सभी लोग
बहुत ज़्यादा म्यूज़िक के साथ नाचते गाते जा रहे हैं, तो क्या टीचर अपने क्लासरूम के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर देंगे फिर भी उस आवाज़ को रोक पाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये जो बाहर से आने वाली ज़ोर शोर से आने वाली जो आवाज़ है, वो हमारा चर है, ऐसा वेरिएबल है जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से रिसर्चर जो होता है, उस रिसर्चर को अपनी रिसर्च में कुछ चर ऐसे मिलते हैं जिसको वो क्या करता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन कुछ चर ऐसे भी होते हैं जिस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो अब हम देखते हैं कि यही चरों के माध्यम से जिन चरों को नियंत्रण कर सकते हैं या फिर जिन चरों के नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उनके आधार पर शोध के ये 4 प्रकार पड़ते हैं। ओके, इनमें से आप देख लीजिए, इनमें से ये जो ऐतिहासिक शोध है, इसके चरों पर रिसर्चर कोई किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकते। उसके बाद होता है, उसके बाद है हमारा कार्योत्तर शोध, यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो। तो ये जो एक्स पोस्ट फैक्टो है, उस पर भी हम, उसके वेरिएबल पर भी हम किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद है दार्शनिक शोध, जो फिलोसॉफिकल रिसर्च है, उसमें क्या होता है कि विचारों के आधार पर रिसर्च किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी के विचारों पर अगर रिसर्च किया जाता है तो किसी के विचारों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 3 रिसर्च है, ऐतिहासिक, दार्शनिक और कार्योत्तर जो शोध है, ये तीनों में हम चरों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं कर सकते। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं प्रायोगिक शोध यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है वो प्रयोग विधि के द्वारा होता है। तो वो प्रयोगशाला में होता है। प्रायोगिक जो शोध होती है वो कहाँ पर होती है, प्रयोगशाला में होती है। जिस तरीके से आपने देखा कि मान लीजिए कि जो कोरोना की वैक्सीन ढूंढी जा रही है। ओके, जो कोरोना की वैक्सीन जो ढूंढी जा रही है, तो वो वैक्सीन कहाँ पर ढूंढी, वहाँ उस वैक्सीन को ढूंढनी होगी तो कहाँ पर ढूंढेंगे हम, तो उस पर ट्राई करेंगे तो हम प्रयोगशाला में तो करेंगे, लेबोरेटरी में जाएंगे, लेबोरेटरी में उसकी जो भी दवाई जो बनानी होती है वो बनाएंगे, है ना। जो भी पदार्थ उसमें डालने होंगे या कम करने होंगे, ये सारी बातें हम कहाँ पर करेंगे, प्रयोगशाला में, यानी कि लेबोरेटरी में करेंगे। ओके, तो प्रायोगिक जो शोध होता है वहाँ वो हमें प्रयोगशाला में ही किए जाते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि प्रयोग विधि का यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी कि ये वैज्ञानिक विधि के आधार पर प्रायोगिक शोध होता है। ओके, यहाँ पर निष्कर्ष भविष्य काल में निकलेगा। यहाँ पर देखिए, निष्कर्ष अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन सी शोध है, ऐसा कौन सा रिसर्च है जिसमें निष्कर्ष भविष्य काल में निकलेगा, तो प्रायोगिक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसका जो निष्कर्ष निकलेगा वो भविष्य काल में निकलेगा, यानी कि ये करने से ये होगा। ओके, ये करने से ये होगा। मान लीजिए हमें कोरोना की वैक्सीन मिल गई है, तो कोरोना की वैक्सीन हमने उस पर रिसर्च तो कर दिया, हमने उसे ढूंढ तो ली, लेकिन हम क्या कहेंगे, ये कोरोना की वैक्सीन अगर दी जाएगी तो इससे शायद कोरोना से व्यक्ति मुक्त हो पाएगा। ओके, तो ये भविष्य काल में इसका निष्कर्ष निकलता है। ओके, उसके बाद वातावरण परिस्थिति पर यहाँ पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किया जाता है। जिस तरीके से पावलोव है, तो पावलोव ने कुत्ते को बांध कर रखा था, है ना, तो ये क्या हुआ, उस पर नियंत्रण कर दिया था। तो यहाँ पर जो प्रायोगिक शोध होती है, वहाँ पर वातावरण जो होता है, उसकी जो परिस्थिति होती है, उन वातावरणों पर क्या किया जाता है, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल किया जाता है। ओके, यहाँ पर से एक क्वेश्चन आता है, आ चुका है एक क्वेश्चन ये था कि ऐसा
कौन सा शोध है जिसमें चरों में जोड़ तोड़ किया जाता है। देखिए जोड़ तोड़ जोड़ तोड़ किया जाता है। ओके, तो देखिए ऐसा कौन सा शोध है जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ पर चरों में जोड़ तोड़ किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, चरों पर जोड़ तोड़ यहाँ पर किया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखते कार्य कारण संबंध को माना जाता है। देखिए यहाँ पर कार्य और कारण, तो कार्य और कारण किसकी वजह से बना, तो जिसकी वजह से बना है वो हमारा क्या होगा, कारण होगा। और जो घटना घटी वो हमारा कार्य होगा। जिस वजह से घटी है वो कारण होगा और जो घटना घटी है वो हमारा क्या होगा, कार्य होगा। ओके, तो यहाँ पर कार्य कारण संबंध को माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लें तो देखिए यहाँ पर एच हम लेते हैं प्लस ओ लेते हैं, तो इज इक्वल टू इन दोनों को मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, एच ओ। ओके, इसी तरीके से एच हम 2 बार लेते हैं यानी कि H2 लेते हैं प्लस ओ लेते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है H2O। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रायोगिक शोध में जोड़ तोड़ चरों में किया जाता है। ओके, ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ से यही प्रश्न होता है कि कौन सी शोध है, ऐसा कौन सा शोध है जिसमें चरों पर जोड़ तोड़ किया जाता है। ओके, यहाँ पर चरों पर आप नियंत्रण भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है, कोई चर ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो, और उसमें से कोई चर को निकाल देना है तो आप निकाल भी सकते हो। ये प्रायोगिक स्थिति में ही किया जाता है। ओके, ये जो प्रायोगिक शोध होता है वो प्रायोगिक परिस्थिति में ही किया जाता है और यहाँ पर औपचारिकता का प्रमाण ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पर औपचारिकता का प्रमाण कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक शोध, जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। अब देखिए ऐतिहासिक शोध जो है उसे हम क्या गए, ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है, जो इतिहास में घटना घट चुकी है, यानी कि जो भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी है उसके बारे में हम शोध करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए घटना कैसी होती है, पुरानी होती है, प्राक कल्पना की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शोध है जहाँ पर प्राक कल्पना की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऐतिहासिक शोध, यहाँ पर हिस्टोरिकल रिसर्च। ओके, तो हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जहाँ पर प्राक कल्पना की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राक कल्पना का मतलब होगा हाइपोथेसिस। ओके, हाइपोथेसिस, तो जहाँ पर हाइपोथेसिस की रचना की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा शोध अगर पूछा जाए तो उसका आंसर आपका होगा हिस्टोरिकल रिसर्च। ये जो रिसर्च होता है वो गुणात्मक शोध होता है, यानी कि गुणों के आधार पर उस पर रिसर्च किया जाता है। देखिए शोध में गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध, क्वालिटी और क्वांटिटेटिव। ओके, तो मात्रात्मक शोध और गुणात्मक शोध, ये 2 प्रकार के शोध भी देखने को मिलते हैं। तो गुणात्मक जो शोध होते हैं वो क्या होता है, वो क्वालिटी होती है, क्या होती है, क्वालिटी। ओके, और ये जो होते हैं क्वांटिटेटिव, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटी रिसर्च होता है। उनमें से क्वालिटी जो होती है उसमें गुणों के आधार पर होती है, और यहाँ पर क्वांटिटेटिव होती है वो मात्रात्मक यानी कि संख्याओं के आधार पर यहाँ पर रिसर्च किया जाता है, मात्रा के आधार पर रिसर्च किया जाता है। ओके, जिस तरीके मान लीजिए कि बुद्धि का परीक्षण आपको करना है, यानी कि किसी रिसर्च में आपको देखना है कि बच्चे की 7 साल के बच्चे की बुद्धि कितनी होती है और IQ लेवल कितना होता है, और 11 साल के बच्चे का IQ लेवल कितना होता है। तो ये जो IQ लेवल आपने देखा वो क्या हुआ, वो
ये रिसर्च कैसा होगा, वो आपका मात्रात्मक होगा। लेकिन यहाँ पर गुणात्मक होता है, तो आप मान लीजिए दो संस्कृति है, दोनों संस्कृतियों के बीच में या तो फिर किसी संस्कृति के बारे में आपको रिसर्च करना है, तो वो कैसा रिसर्च होगा, आपका गुणात्मक रिसर्च होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल रिसर्च की, तो हिस्टोरिकल रिसर्च भी कैसा है, गुणात्मक शोध है। मान लीजिए हिस्टोरिकल रिसर्च में यहाँ पर क्या होता है कि इसके निष्कर्षों को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। देखिए प्रायोगिक जो शोध आपने देखा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च देखा, इसमें क्या था, इसमें आप निष्कर्ष को सामान्यीकृत कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप सामान्यीकृत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए आप इतिहास का कोई एक किस्सा ले लीजिए, तो चलिए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, ओके, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, तो उस हल्दी घाटी के युद्ध को अगर मान लीजिए उस पर आपको रिसर्च करना है, तो क्या हल्दी घाटी के युद्ध का जो आपको निष्कर्ष निकल कर आता है, उसका जो निष्कर्ष निकल कर आता है, क्या उसका संबंध अभी के समय में हो सकता है, क्या उसको आप यहाँ पर सभी लोगों के लिए लागू कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि ये घटना पहले घट चुकी है। तो इसका हम निष्कर्ष जो होता है वो हम उससे सामान्यीकृत यानी कि जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, ओके। बाह्य और आंतरिक आलोचना सम्मिलित होती है। यहाँ पर क्या होती है, बाह्य और आंतरिक यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल आलोचना भी यहाँ पर सम्मिलित होती है। घटना भूतकाल की घटना होती है, ठीक है, यहाँ पर जो घटना घटती है वो भूतकाल की घटना होती है, और यहाँ पर जो शोध किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, वर्तमान में किया जाता है। आप अभी इतिहास के रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इतिहास के संदर्भ में आप यही तो जानेंगे। मान लीजिए आपको इतिहास के रिलेटेड आप कोई ऐसा रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे कि गांधी जी के बारे में अगर आपको रिसर्च करना है, तो गांधी जी तो अभी जिंदा है नहीं, ओके, तो गांधी जी ने जो पुस्तकें लिखी है, उन पुस्तकों को इकट्ठी करेंगे और उनमें से उनके बारे में सारी सामग्रियाँ इकट्ठी करेंगे और उसके बारे में कुछ रिसर्च करेंगे कि ये गांधी जी का व्यक्तित्व ऐसा था, गांधी जी ऐसे थे। कुछ भी आप रिसर्च करते हिस्ट्री के लेवल पर, तो आपको इस तरीके से जो घटना बहुत पुरानी है उस पर आप रिसर्च तो कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च कहाँ पर कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं। आप अभी वर्तमान में हो ना, तो वर्तमान में कर रहे हैं। घटना कब घटी, भूतकाल में घटी। अब उसका निष्कर्ष जो होगा वो कैसा होगा, भविष्य में होगा। उसका निष्कर्ष कैसा होगा, भविष्य में होगा, ओके। तो इस तरीके से ऐतिहासिक शोध में हिस्टोरिकल रिसर्च में इस तरीके का रिसर्च होता है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर घटना कैसी होती है, पुरानी होती है। यहाँ पर हाइपोथेसिस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर गुणात्मक शोध का किया जाता है, यानी कि क्वालिटी रिसर्च यहाँ पर होता है। इसके निष्कर्षों को सभी को लागू किया जाता नहीं है। बाह्य और आंतरिक आलोचना सम्मिलित होती है। घटना यहाँ पर कैसी होती है, भूतकाल में होती है, और वर्तमान शोध में आप रिसर्च करते हैं और उसका जो निष्कर्ष निकलता है वो कैसा होता है, भविष्य काल में उसका निष्कर्ष बनता है, ओके। अब देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के कुछ स्टेप के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च के जो स्टेप होते हैं उसमें सबसे पहले हमें प्रॉब्लम मिलेगी, यानी कि समस्या मिलेगी। अब उस समस्या के आधार पर आप हाइपोथेसिस की रचना करेंगे भी या नहीं भी करेंगे, ओके। यानी कि प्राकल्पना अगर यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि प्राकल्पना की रचना की ही जाए। कुछ में नहीं भी होती है, कुछ में आप करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सी शोध है जहाँ पर प्राक कल्पना की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये हमारा आंसर होगा हिस्टोरिकल रिसर्च, ओके। उसके बाद हम डिज़ाइन तैयार करेंगे, उसका जो रूपरेखा होती है रिसर्च की उसे हम बनाएंगे। उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जो जिस विषय पर आपको रिसर्च करना है उस विषय के बारे में आप क्या करेंगे, माहिती इकट्ठी करेंगे, और फिर माहिती इकट्ठी करके आप क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन निकालेंगे, यानी कि निष्कर्ष निकालेंगे, ओके, और उसको जनरलाइजेशन करेंगे। लेकिन ये जनरलाइजेशन यहाँ पर होगा नहीं, ओके। ये जो मैंने ले लिया वो मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया था। यहाँ पर कैलकुलेशन ज़रूर निकलेगा, यहाँ पर निष्कर्ष ज़रूर निकलेगा।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम पहले बनाएंगे। हाइपोथेसिस अगर करना चाहो, हाइपोथेसिस का निर्माण करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर आवश्यक नहीं है हाइपोथेसिस। उसके बाद डिज़ाइन देखेंगे, डाटा कलेक्शन देखेंगे और कंक्लूजन पर चले जाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों था हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च। आई होप आपको हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में पता चल गया है। अगर कहीं भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप क्वेश्चन डाल सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों दार्शनिक शोध यानी कि फिलोसॉफिकल रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए दर्शन, दार्शनिक शोध में दर्शन शब्द मिलता है। दर्शन शब्द जो है वो दर्श जो धातु है, दर्श धातु है उससे बना हुआ है और इसका मतलब होता है देखना, विचार। तो ये जो दार्शनिक शोध है विचारों पर केंद्रित है। ओके, ये किस पर केंद्रित है, विचारों पर केंद्रित है। देखिए यहाँ पर शोध की प्रविधि में जब शोधकर्ता के विभिन्न पक्षों के अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है तो वह दार्शनिक शोधकर्ता कहलाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, शोधकर्ता के जो भी विभिन्न पक्ष होते हैं उनके अनुभवों को यहाँ पर सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो भी शोध करता है उसके अलग अलग पक्षों के जो भी अनुभव होते हैं उन अनुभवों के आधार पर यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। ये भी कैसा शोध है, गुणात्मक शोध है। शोधकर्ता के विचार अनुभव यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि शोधकर्ता जो भी सोचता है, जो भी अनुभव करता है, यानी कि सामने वाला जो अपने विचार रखते हैं, अपने अनुभव बताते हैं, उस पर उसके आधार पर यहाँ पर क्या किया जाता है, शोध किया जाता है। यहाँ ये जो शोध है वो विचार पर केंद्रित है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको किसी चर पर नियंत्रण करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाले के विचारों पर तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकने वाले। आपके खुद के विचारों पर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो सामने वाले जिन पर आप रिसर्च कर रहे हैं उनके विचारों पर आप किस तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, चरों पर नियंत्रण यहाँ पर रखा जाता नहीं है। यानी कि रिसर्चर के हाथ में नहीं होता है कि चरों पर नियंत्रण कर सके। ओके, दार्शनिक शोध के चरों पर नियंत्रण नहीं होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर होना चाहिए शब्द का उपयोग होता है। यहाँ पर क्या होता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसे शब्द का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर कैसे शब्दों का, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। ऐसे वर्ड अगर आपको मिले जहाँ पर क्वेश्चन में, तो आपको समझ लेना ये जो शोध है वो दार्शनिक शोध के बारे में बात की गई है। ओके, ये भविष्य काल में होता है। ओके, ये जो रिसर्च होता है वो भविष्य काल को दर्शाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब दार्शनिक शोध के सोपान के बारे में बात करते हैं तो स्टेप ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च। देखिए रिसर्च के जो स्टेप होते हैं वो सामान्य रूप से सभी में एक जैसे होते हैं, लेकिन जो एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, तो ऐसे कुछ जो सब्जेक्ट हैं वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर रिसर्च के जो स्टेप होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर आंकड़ा शास्त्रीय प्रयुक्तियों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ओके, क्योंकि ऐसे रिसर्च जो होते हैं वो मात्रात्मक होते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव होते हैं। तो क्वांटिटेटिव में आपको स्टेटिस्टिकल टेक्निकल का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर थोड़े से स्टेप मैंने ऐड किए हुए हैं जिससे आपको पता चले कि इस तरीके के स्टेप होते हैं। ओके, बाकी हम रिसर्च के जो असली स्टेप है वो कल के परसों के वीडियो में देखने ही वाले। ओके, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पर आप हाइपोथेसिस की रचना करेंगे। डिज़ाइन ऑफ रिसर्च, आप रिसर्च की डिज़ाइन तैयार करेंगे। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप इंफॉर्मेशन को जो डाटा है उसका क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। ओके, अब देखिए डाटा कलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, दो प्रकार से आपका डाटा कलेक्ट होगा। एक तो प्राइमरी डाटा है और एक सेकेंडरी डाटा है। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या आपको कुछ डाटा का नाम दिया जाता है और आपको पूछा जाता है ये कौन से प्रकार का डाटा है। मान लीजिए आपको बता दिया कि सामयिक है और फिर पुस्तकें हैं,
संदर्भ पुस्तक है, ये सारे संदर्भ साहित्य, ये सारे कौन से प्रकार के डाटा की प्रकार है। ओके, तो ये जो डाटा के प्रकार होते हैं उसके रिलेटेड भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्राइमरी डेटा के क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से मिलकर जानकारी प्राप्त की जाती है। यहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से मिलकर आप क्या करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए आपको किसी के बारे में रिसर्च करना है, तो आप क्या करेंगे, उस व्यक्ति को खुद से जाकर उसे मिलेंगे और डाटा इकट्ठा करेंगे। जबकि सेकेंडरी, देखिए यहाँ सेकेंडरी डाटा है, तो सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से भी मिले बिना जानकारी प्राप्त की जाती है। मान लीजिए आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इस व्यक्ति को नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके साथ रिलेटेड कोई भी व्यक्ति होगा उससे आप यहाँ पर हैं और जिस पर आपको रिसर्च करना है वो व्यक्ति यहाँ पर है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर नहीं जाएंगे, बल्कि आप इसे पूछेंगे और इसके पास से आप डाटा कलेक्ट करेंगे और इस तरीके से आप करेंगे। यानी कि आप वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उसे मिले बिना ही आप उस व्यक्ति के बारे में क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। मान लीजिए गांधी जी के आपको गांधी जी के बारे में रिसर्च करना है, तो आप रिसर्च करना चाहते तो आप क्या करेंगे, अब गांधी जी का जो पुस्तक है सत्य के प्रयोग है ना, सत्य के प्रयोग, तब जो सत्य के प्रयोग है वो पुस्तक है, तो गांधी जी के बारे में ये पुस्तक किसने लिखी, गांधी जी ने खुद ने लिखी है ना। इनके ये पुस्तक के लेखक कौन है, गांधी जी खुद हैं। तो आप क्या करेंगे कि गांधी जी के बारे में जो डाटा इकट्ठा करेंगे वो ये सत्य के प्रयोग के आधार पर करेंगे, या तो फिर हिंद स्वराज से भी आप क्या करेंगे, कुछ डाटा इकट्ठा करेंगे। तो इस तरीके गांधी जी ने खुद से लिखी है और उनकी बुक डायरेक्टली आप लेकर उनकी बुक में से आप कोई डाटा इकट्ठा करते, तो ये आपका प्राइमरी सोर्स हो गया है, यानी कि आपका क्या हो गया, प्राइमरी डेटा हो गया। लेकिन किसी ने गांधी जी के बारे में जो सत्य के प्रयोग है उसमें से कोई बुक लिखी है अलग से, और उन बुक का सहारा लेकर आप कोई रिसर्च करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने इस बुक का सहारा लिया। ओके, और आप प्रयोग क्या, आप रिसर्च किस पर करना चाहते हैं, गांधी जी पर करना चाहते हैं। ओके, गांधी जी पर करना चाहते हैं। अब आप गांधी जी पर प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन आप सत्य के प्रयोग नहीं लेते हैं, यानी कि गांधी जी की बुक का सहारा नहीं लेते, लेकिन किसी व्यक्ति ने गांधी जी के बुक का सहारा लेकर कोई अलग से बुक बनाई है, उस बुक का आप सहारा लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बुक आपने ली ये आपके लिए क्या हो जाएगी, सेकेंडरी डाटा हो जाएगी। ओके, सेकेंडरी क्या होगी, डाटा होगी। तो इस तरीके से प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की बात आती है। एकदम इजी तरीके से फिर से समझा देती हूँ कि मान लीजिए सत्य का प्रयोग बुक है, आपने इसमें से कुछ डाटा इकट्ठा करके एक बुक आपने गांधी जी के बारे में बना ली, तो आपके लिए ये सत्य के जो प्रयोग वाली बुक थी वो क्या हो गई, आपके लिए प्राइमरी हो गई। ओके, प्राइमरी डाटा हो गई। अब देखिए किसी और को, मान लीजिए मुझे ही गांधी जी के बारे में रिसर्च करना है, लेकिन मेरे पास ये बुक नहीं है, मुझे मिल नहीं पाई, तो मैं क्या करूँगी, आपने जो बुक लिखी है उस बुक का सहारा लेकर मैं गांधी जी के बारे में क्या करूँगी, गांधी जी के बारे में अपनी रिसर्च करूँगी। तो मैंने रिसर्च तो गांधी जी के बारे में किया, लेकिन उसके लिए जो सोर्स यूज़ किया, जो संदर्भ यूज़ किया, वो क्या है, मैंने आपके संदर्भ से लिया। तो ये जो आपका जो संदर्भ है, आपकी जो बुक है, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी, सेकेंडरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, सेकेंडरी। ओके, तो इस तरीके से प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है बाह्य और आंतरिक आलोचना। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो दार्शनिक शोध है उसके ये सोपान थे जो हमने आपको बता दिए, आपको ये सारे याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं वर्णनात्मक शोध, जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन रिसर्च। ओके, अब देखिए डिस्क्रिप्शन रिसर्च में क्या होता है, इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो किस में निकलता है, वर्तमान काल में निकलता है, यानी कि वास्तविक स्थिति में
वास्तविक परिस्थिति में इसका जो निष्कर्ष निकलता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है कि ऐसी कौन सा शोध है जिसमें वास्तविक परिस्थिति में उसका निष्कर्ष निकलता है। तो वास्तविक परिस्थिति में यानी कि वर्तमान काल में जिसका निष्कर्ष निकलता है वो है हमारा वर्णनात्मक शोध। ओके, चलिए, ये वर्णनात्मक शोध है, उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, यानी कि 4 प्रकार पड़ते हैं। एरिया स्टडी रिसर्च, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। अब देखते हैं एरिया स्टडी रिसर्च यानी कि क्षेत्र अभ्यास शोध। तो देखिए, जब शोधकर्ता किसी समस्या की संबंधित जानकारी व्यक्तिगत रूप से जाकर प्राप्त करता है उसे हम कहते हैं एरिया स्टडी रिसर्च। यानी कि कोई भी शोधकर्ता है उसे किसी क्षेत्र के बारे में, किसी क्षेत्र का अगर रिसर्च करना है तो वो क्या करेगा, व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जाएगा और उस क्षेत्र का क्या करेगा, रिसर्च करेगा। ओके, मान लीजिए भूकंपग्रस्त क्षेत्र, भूकंपग्रस्त क्षेत्र। अब देखिए, भूकंपग्रस्त क्षेत्र का आपको अगर रिसर्च करना है तो आप क्या करेंगे। तो मान लीजिए हमारे यहाँ गुजरात है, हमारे यहाँ जो गुजरात है, गुजरात में जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, ये जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या होता है कि भूकंप के झटके आते ही रहते हैं। तो वो जो एरिया है वो भूकंपग्रस्त एरिया है। अब मुझे वहाँ पर भूकंपग्रस्त एरिया पर मुझे रिसर्च करना है तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर कच्छ में जाऊँगी और वहाँ पर जाकर मैं जो भूकंपग्रस्त एरिया जहाँ पर है उस एरिया पर जाकर क्या करूँगी, मैं खुद से वहाँ पर जाकर रिसर्च करूँगी। इसे ही हम क्या कहेंगे, एरिया स्टडी रिसर्च, यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्र अभ्यास रिसर्च कहा जाएगा। ओके, यहाँ पर किसी क्षेत्र पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। ओके, तो आई होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं केस स्टडी के बारे में, यानी कि व्यक्ति अध्ययन शोध, जिसे हम केस स्टडी रिसर्च कहते हैं। ओके, केस स्टडी रिसर्च। तो केस स्टडी रिसर्च में क्या होता है, तो यहाँ पर आपको व्यक्ति के बारे में बताया गया। तो आप लोग यही सोचते होंगे कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति पर ही या किसी एक पर्सन पर ही रिसर्च किया जाता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, कोई एक यूनिट हो सकता है, कोई एक इकाई हो सकता है। ओके, कोई एक परिवार हो सकता है, कोई एक कक्षा हो सकती है, कोई भी ले लो, लेकिन एक ही लो। ओके, यूनिट लो तो एक, कक्षा लो तो एक, परिवार लो तो एक, व्यक्ति लो तो एक। ओके, तो एक ही व्यक्ति, एक ही इकाई पर जो रिसर्च किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्ति अध्ययन शोध कहते हैं। ओके, यहाँ पर व्यक्ति अध्ययन शोध में देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया, एक कक्षा, एक परिवार, ओके, एक समूह, कुछ भी हो सकता है लेकिन एक होता है। ओके, जो भी होता है वो एक होता है। तो यहाँ पर देखिए गहन अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कि आपको किसी एक परिवार के बारे में जानकारी चाहिए, तो परिवार के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसके पास्ट के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये जो फैमिली है वो फैमिली का पास्ट कैसा था, फैमिली के मेंबर्स के बीच किस तरीके के रिश्ते रहते थे, है ना। उसके बाद आप वर्तमान में भी देखेंगे कि अभी वर्तमान में उन लोगों के बीच किस तरीके के रिश्ते हैं, किस तरीके से फैमिली रहती है, कैसे आगे बढ़ती है। तो ये सारी बातें अब अगर किसी एक फैमिली पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल्स में आप जानेंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जिस तरह जो CID वाले होते हैं वो क्या जो जांच करते हैं वो किस तरीके से करते हैं।
तो वो बहुत डीप में जाकर जांच करते हैं ना। तो इसी तरीके से रिसर्च में भी इस तरीका जो केस स्टडी का रिसर्च होता है, इसमें भी यही होता है कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति पर अगर आपको रिसर्च करना है, तो उस व्यक्ति की बचपन से, जन्म से लेकर वो अभी जितने भी साल का, मान लीजिए वो व्यक्ति 32 ईयर्स का है और उसके बारे में अगर आपको रिसर्च करना है, तो आप उसके जन्म से लेकर वो जब अभी 32 ईयर्स का है तब तक की सारी बातों को आप क्या करेंगे, इकट्ठी करेंगे और उसके आधार पर आप कुछ भविष्यवाणी कर सकेंगे। यानी कि उसके भूतकाल और उसके वर्तमान काल को जानकर उसके बारे में माहिती इकट्ठी करके आप ये बता सकेंगे कि इस व्यक्ति का भविष्यकाल ऐसा हो सकता है। ओके। सामाजिक और वास्तविक परिस्थितियों की यहाँ पर क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। मैंने आपको बताया ना, जो परिवार के बारे में, किस तरीके का परिवार होता है, दो परिवार के बीच में किस तरीके के रिलेशनशिप पहले थे, अभी है, ये सारी बातें जो सामाजिक और वास्तविक परिस्थिति की जानकारी यहाँ से हमें मिलती है। उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में इस शोध का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर चिकित्सा की जो शोध, जो लोग मेंटल डिसऑर्डर का भोग बन चुके हैं, यानी कि जो लोग मेंटली तरीके से डिस्टर्ब है, या फिर किसी की मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, तो इस तरीके के जब केसेस होते हैं, तो यहाँ पर ये जो चिकित्सा क्षेत्र में, यानी कि क्या होता है कि यहाँ पर निदान के आधार पर यहाँ पर क्या किया जाता है, सॉल्यूशन, रिसर्च का सॉल्यूशन लाया जाता है, यानी कि समस्या का समाधान किया जाता है। ओके। कोई व्यक्ति है तो वो ऐसे ही सुनमुन बैठा रहता है, कुछ भी बोलता नहीं है, तो उसे अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं और दिखाते हैं कि ये क्यों इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसके बारे में सारी पहले तो जानकारी लेगा कि उसके जो भूतकाल में ऐसी कोई घटना घटी हुई थी जिसके कारण वो इस सदमे में है, या फिर उसके साथ ऐसे कोई रिलेशनशिप थे जिसके कारण वो इस सदमे में है। तो सारी बातें गहन रूप से यहाँ पर क्या की जाएगी, प्राप्त की जाएगी, और वो सारी बातें जानकर उसके भविष्य काल के बारे में क्या किया जाएगा, कुछ अनुमान किया जाएगा कि इसका भविष्य इस तरीके का हो सकता है। ओके। तो यहाँ पर निदानात्मक का उपयोग किया जाता है, और ये भी शोध जो है, ये शोध भी गुणात्मक शोध का भाग होता है। ओके। ये किसका भाग होता है, गुणात्मक शोध का भाग होता है। तो ये था हमारा केस स्टडी। यहाँ पर आपको पता चल गया कि किसी इकाई पर, किसी यूनिट पर, किसी व्यक्ति पर, किसी परिवार पर, कोई भी लो, एक ही हो, ओके, एक परिवार, एक कक्षा, एक व्यक्ति, ओके, इस तरीके से किसी एक ही व्यक्ति या यूनिट पर आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यक्ति अध्ययन शोध। यहाँ पर गहन रूप से रिसर्च किया जाता है। अब आगे देखते हैं। अब आगे आते हैं सर्वेक्षण शोध के बारे में, यानी कि सर्वे रिसर्च के बारे में आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, किसी जनसंख्या समूह पर किया जाने वाला शोध होता है, जिसमें किसी की रुचि, योग्यता, गुण, विशेषता की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर सर्वे किया जाता है। अब ये सर्वे किया जाता है तो किस तरीके से सर्वे किया जाता है, तो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से मिलना होता है, और वहाँ पर मिलकर क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भी आप उसकी माहिती इकट्ठा कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जिट पोल, तो एग्जिट पोल के आधार पर आप क्या करते हैं कि पोल के आधार पर आप ये तय करते हैं कि चुनाव में कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। ये जो प्रोसेस होने वाली है उसके पहले की प्रोसेस होती है, यानी कि मान लीजिए चुनाव अभी हुआ नहीं है, तो चुनाव होने से पहले आप ये पोल का यूज़ करके क्या करते हैं, पोल का ये कोशिश करते हैं कि इस बार कौन सी सरकार
इस बार कौन सी सरकार आएगी या तो आने की संभावनाएं है। तो ये हमारा कैसा शोध होता है, ये हमारा अनुमानिक होता है और यही अनुमानिक होने के कारण ये इस शोध का क्या है, दोष है। ओके, इस शोध का अगर दोष पूछा जाए कि सर्वेक्षण शोध का दोष क्या है, तो वो एक अनुमानिक है, यही उसका एक दोष है। ओके, वास्तविक परिस्थिति में ये किया जाता है, यानी कि वास्तविक वर्तमान परिस्थिति में, वास्तविक परिस्थिति में ये किया जाता है। मान लीजिए आपको ये जानना है कि अभी के समय में जो कोरोना जैसी महामारी है, तो इसमें लोगों के मन में अभी कैसा डर है, लोगों के मन में अभी कैसा डर है, अगर डर है या नहीं है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या करेंगे, एक सर्वे फॉर्म बनाएंगे और उसके आधार पर आप जानकारी इकट्ठा करेंगी, या तो फिर पोल के माध्यम से आप जानकारी इकट्ठा करेंगी। आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले जब दिवाली के पहले ये बताया जाता था कि दिवाली के बाद स्कूल कॉलेज खोली जाए या नहीं खोली जाए, तो हर पेरेंट्स को पोल के माध्यम से जो मीडिया वाले थे, जो न्यूज़ वाले थे, उन्होंने क्या किया, पोल के माध्यम से जानने की कोशिश की कि क्या पेरेंट्स तैयार हैं कि दिवाली के बाद जो स्कूल कॉलेजेस खोले जाए तो वो अपने बच्चे को स्कूल में या कॉलेज में भेजने के लिए तैयार है या नहीं है। तो उसके लिए पोल बनाया था और पोल में जो पेरेंट्स थे, इनमें से सबसे ज़्यादा पेरेंट्स थे, उन्होंने ये बताया कि नहीं, अभी कोरोना की स्थिति होने की वजह से हम स्कूल में बच्चों को भेजेंगे नहीं। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी थी जिन्होंने यस भी कहा था कि हाँ, हम भेजने के लिए रेडी हैं। तो इस तरीके से ये किस प्रकार का शोध हुआ, तो ये हुआ हमारा सर्वेक्षण शोध हुआ। ओके, देखिए स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। देखिए ये जो स्थानीय समस्या होती है उसकी समाधान के लिए इस तरीके का शोध किया जाता है। सामान्यीकरण किया तो क्या होता है, इसका सामान्यीकरण किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें जानने को मिला कि मान लीजिए कि 70% जो पेरेंट्स थे उन्होंने ये बताया कि नहीं, हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए रेडी नहीं हैं। तो 30% जो पेरेंट्स थे उन्होंने बताया कि हाँ, हम बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए रेडी हैं। तो इसके आधार पर सामान्यीकरण किया जा सकता है कि देश में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि वो दिवाली के बाद अगर स्कूल कॉलेज खोली जाए तो भी अपने बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में भेजने के लिए रेडी नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये सामान्यीकरण किया गया। ओके, तो यहाँ पर सामान्यीकरण किया जाता है। तो ये था हमारा सर्वेक्षण। अब उसके बाद देखते हैं, अब आते हैं हम कार्योत्तर या घटनोत्तर शोध, जिसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, देखिए कार्योत्तर का मतलब क्या होता है, कार्य प्लस उत्तर, यानी कि कार्य के बाद, उत्तर का मतलब बाद में। ओके, तो कार्य के बाद यानी कि कोई भी घटना, कार्य के बाद यानी कि कोई भी घटना घट चुकी है और घटना घट चुकने के बाद, घटना घट चुकने के बाद आप जो रिसर्च करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, या तो फिर कार्योत्तर शोध या फिर घटनोत्तर शोध कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कार्य या घटना के बाद शोध किया जाता है, यानी कि कोई भी कार्य या घटना कंप्लीट पूर्ण हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। मान लीजिए कि किसी एरिया पर आग लग गई। ओके, किसी एरिया पर क्या हुआ, आग लग गई। अब ये आग लग गई, तो आग लग जाने के बाद उस एरिया में जो भी लोग रहते थे वो लोगों के मन में किस प्रकार का डर अभी तक रहता है, या फिर उन लोगों की मानसिक स्थिति अभी के समय में क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो
तो आग लग जाने के बाद की अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये आग लग जाने के बाद की जो घटना होती है वो क्या है, आग तो लग चुकी है, वो घटना तो घट चुकी है, उसके बाद आप वहाँ की स्थिति को देखने जाते हैं। तो ये हमारा होता है घटनोत्तर या कार्योत्तर रिसर्च। इसी तरीके यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई रिसर्चर है यानी कि कोई शोध करता है, वो ये जानना चाहता है कि मध्याह्न भोजन योजना जो है वो मध्याह्न भोजन योजना का जो प्रभाव होता है वो मध्याह्न भोजन योजना के प्रभाव के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है। तो वो किस प्रकार का अध्ययन किस प्रकार का शोध कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ मध्याह्न भोजन योजना के प्रभाव की बात है। तो देखिए बच्चे स्कूल में आएंगे, मध्याह्न भोजन लेंगे, तभी तो हम उसका क्या प्रभाव बच्चों पर पड़ता है ये जानेंगे ना। बच्चा अगर मध्याह्न भोजन योजना का लाभ ही नहीं लेंगे तो हमें उसके इफ़ेक्ट बारे में, इसके प्रभाव के बारे में कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको किसी भी घटना का प्रभाव के बारे में अगर जानना है, जहाँ पर आपको प्रभाव शब्द मिल जाता है तो वहाँ पर 90% कार्योत्तर या घटनोत्तर शोध ही होता है। ओके, तो यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना जब बच्चे उसका लाभ लेंगे, उससे लाभान्वित होंगे और उसके बाद बच्चों के जो शारीरिक विकास, उन्हें जो पोषण मिलता है, उसके जो ये इफ़ेक्ट उन पर दिखने को मिलती है, उसके आधार पर हम क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे कि हाँ मध्याह्न भोजन योजना स्टार्ट करने के बाद बच्चे अगर मध्याह्न भोजन योजना का लाभ लेते हैं तो उन बच्चों में जो कुपोषण का जो खतरा था वो कम हो गया है, बच्चे हेल्थी होने लगे हैं, स्वस्थ होने लगे हैं, अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान देने लगे हैं। तो ये सारे जो इफ़ेक्ट के बारे में आपको पता चला, प्रभाव के बारे में पता चला, वो कहाँ से पता चला, तो मध्याह्न भोजन योजना लागू करने के बाद आपको पता चला। ओके, तो ये हुआ क्या, ये घटना हमारी घट चुकी थी और उसके बाद हमने रिसर्च किया। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको प्रभाव शब्द मिल जाए तो वहाँ पर आपको आंखें बंद करके लिख देना ना, क्या लिख देना, कार्योत्तर शोध या तो फिर एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड। ओके, यहाँ पर क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। यहाँ पर क्षेत्र बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन सीमित होता है। उसके बाद देखते हैं प्रभाव के आधार पर घटना का कारण खोजने की प्रक्रिया की जाती है। ओके, मैंने अभी बताया आपको कि किसी भी वस्तु का क्या प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव के आधार पर हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। यानी कि पहला घटना घट चुकी है और उसके घटना घटने के बाद हम उस पर रिसर्च करते हैं। यहाँ पर सामान्यीकृत नहीं किया जाता है, यहाँ पर किसी भी वस्तु का सामान्यीकृत किया जाता नहीं, यानी कि जनरलाइजेशन किया जाता नहीं। ओके, अब आप मुझे ये कहेंगे कि मैम आपने आगे हिस्टोरिकल रिसर्च है उसमें, यहाँ पर मैं लगी हिस्टोरिकल रिसर्च में आपने हमें बताया कि जहाँ पर घटना घट चुकी है और उन पर अगर रिसर्च किया जाता है तो वो हमारा होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। और आप यहाँ पर भी मुझे बता रहे हैं कि ये घटनोत्तर शोध होती है या तो कार्योत्तर जो शोध होती है उसमें भी क्या होती है, यहाँ पर एक्सपोस्ट फैक्टो। ओके, एक्सपोस्ट फैक्टो। तो यहाँ पर भी आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर भी घटना घट चुकी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर एक सिंपल सा अंतर है कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है ना, उनकी जो घटना होती है वो बहुत पुरानी होती है। आपने देखा मैंने पहली लाइन में लिखा था कि घटना बहुत पुरानी होती है, यानी कि वो घटना बहुत साल पहले घट चुकी होती है, भूतकाल में घटी होती है। और ये जो एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो भी घटना होती है वो हमारी वर्तमान काल में घटना घटी हुई होती है, यानी कि बहुत लंबे समय से वो घटना घटी नहीं होती। जितनी इतिहास में घटना जितने सालों पहले घट चुकी होती है उतने सालों तक की ये एक्सपोस्ट फैक्टो में नहीं होती है। यानी कि वर्तमान में जो परिस्थिति, जो समस्याएं खड़ी होती हैं और
उस समस्या का जो प्रभाव हमें जानना है उसके बारे में हम यहाँ पर रिसर्च करते हैं। यानी कि यहाँ पर घटना कैसी होती है, तुरंत घटी हुई होती है, और यहाँ पर घटना कैसी होती है, पुरानी होती है। बस यही डिफरेंस इन दोनों में है। ओके, आई होप आपको इन दोनों के डिफरेंस को समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा, आप फिर से हम एक बार देख लेते हैं अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम चरों के नियंत्रण के आधार पर शोध के हमने कितने प्रकार बताए, 4 बताए, प्रायोगिक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, दार्शनिक। अब वर्णनात्मक के भी 4, क्षेत्र अभ्यास, सर्वेक्षण, व्यक्ति इतिहास और कार्योत्तर। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए प्रायोगिक शोध में क्या होता है, यहाँ पर चरों पर जोड़ तोड़ किया जाता है। प्रायोगिक परिस्थिति होती है जो नियंत्रित की जाती है, और नियंत्रित करके उस पर रिसर्च किया जाता है। ओके, यहाँ पर कार्य कारण संबंध को माना जाता है। ओके, प्रयोग विधि का यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो भविष्य काल में निकलता है। इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो किस में निकलता है, भविष्य काल में निकलता है। ये था हमारा प्रायोगिक शोध। उसके बाद हम देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। हिस्टोरिकल रिसर्च में घटना कैसी होती है, पुरानी होती है, और यहाँ पर प्राक कल्पना की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि ऐसा कौन सी शोध है जिसमें प्राक कल्पना की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह गुणात्मक शोध होता है, इसमें निष्कर्षों को सामान्यीकृत किया जाता नहीं, यानी कि इसका जनरलाइजेशन नहीं किया जाता है। ये बाह्य और आंतरिक आलोचना सम्मिलित होती है इसमें, और जो घटना होती है वो भूतकाल में घटी हुई होती है। शोध इसमें किया जाता है वर्तमान में किया जाता है, और इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो भविष्य काल में निकलता है। ओके, उसके बाद देखते हैं उसके रिसर्च के स्टेप। जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसके स्टेप के बारे में आपको बताया था। प्रॉब्लम पहला आएगी, उसके बाद डिज़ाइन आएगी। हाइपोथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि अगर किसी को हाइपोथेसिस की ज़रूरत लगती है तो वो ऐड कर सकते हैं, वरना यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होती है। डिज़ाइन आती है, डिज़ाइन के बाद डाटा कलेक्शन आता है, उसके बाद कंक्लूजन निकलता है, और कंक्लूजन के बाद रिपोर्टिंग की जाती है। यहाँ पर जनरलाइजेशन किया जाता नहीं है। ओके, और जनरलाइजेशन नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये हमारे स्टेप थे हिस्टोरिकल रिसर्च के। उसके बाद देखते हैं दार्शनिक शोध के बारे में। तो दार्शनिक शोध में क्या होता है, विचारों के आधार पर क्या किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। सामने वाले के विचारों के आधार पर रिसर्च किया जाता है, और ये जो रिसर्च होता है वो गुणात्मक शोध है। शोध के जो शोधकर्ता के विचार और अनुभव का यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर विचार पर केंद्रित होता है। दार्शनिक शोध के चरों पर यहाँ पर क्या होता है, नियंत्रण किया जाता नहीं है, और यहाँ पर ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जैसे शब्द का उपयोग होता है। उसके बाद देखते हैं दार्शनिक शोध के सोपान के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर सिलेक्शन और प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम सिलेक्ट की जाती है, उसके बाद हाइपोथेसिस की रचना की जाती है, डिज़ाइन बनाई जाती है रिसर्च की, उसके बाद कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसमें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा होते हैं। प्राइमरी डाटा व्यक्तिगत रूप से आप जिनके बारे में आपको जानकारी चाहिए, जिन पर आपको रिसर्च करना है, उस चीज़ को आप उस चीज़ के पास जाकर आप क्या करेंगे, व्यक्तिगत रूप से मिलकर आप डाटा इकट्ठा करेंगे। और सेकेंडरी डाटा में क्या होगा कि व्यक्तिगत रूप से आप बिना मिलाई अप्रत्यक्ष रूप से आप क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। यहाँ पर बाह्य और आंतरिक आलोचना लास्ट में आएगी। ओके, ये उसके 5 स्टेप हैं। अब देखते हैं आगे वर्णनात्मक शोध में। तो मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन रिसर्च में बताया कि इसका जो निष्कर्ष निकलता है वो कैसा होता है, वर्तमान काल में निकलता है। यहाँ पर 4 प्रकार उसके पड़ते हैं, एरिया स्टडी रिसर्च, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्षेत्र अभ्यास। तो यहाँ पर किसी क्षेत्र पर अभ्यास किया जाता है। व्यक्ति अध्ययन में किसी व्यक्ति या किसी इकाई पर अध्ययन किया जाता है, गहन अध्ययन किया जाता है। सामाजिक और वास्तविक परिस्थितियों की यहाँ पर जानकारी मिलती है। चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। निदानात्मक का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, गुणात्मक शोध का भाग है। ओके, उसके बाद देख लेते हैं
उसके बाद है सर्वेक्षण। तो सर्वे किया जाता है, जिस तरीके से चुनाव किया जाता है, मीडिया वाले जिस तरीके से लोगों के विचारों को जानते हैं, ये हमारा सर्वेक्षण होता है। उसके बाद एक्स पोस्ट फैक्टो, जो घटना घट चुकी है उसके बारे में, उसके बाद यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। यहाँ पर चरों पर नियंत्रण करना मुश्किल होता है। ओके, तो ये था हमारा रिसर्च के प्रकार, जो चरों के नियंत्रण पर आधारित। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।